जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 4 जुलाई और सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। आज थोड़े कम सवाल हमको मिल पाए हैं, लेकिन जितने सवाल मिले हैं सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सारे सवालों को देख कर जाइएगा अगर आपका भविष्य में एग्जाम होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि वर्ष 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। ऐसा सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में। दोस्तों, सुनीता विलियम्स हैं, क्रिस्टिना कोच हैं, श्रीषा बांदला हैं या वैलेंटीना टेरेस्कोवा हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों, 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी, तो आपको ध्यान में रखना है श्रीषा बांदला आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 2021 में गई थी। अगर आपके ऑप्शन में श्रीषा बांदला दे के रखा था तो यही आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तीसरी महिला कौन थी, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया था तीसरी महिला कौन थी, ये सुनीता विलियम्स। इनको आप नोट कर लें। दोस्तों, बताइएगा कमेंट कर क्रिस्टीना कोच ये दोस्तों कौन से मिशन पर जाने वाली हैं। अभी हाल ही में दोस्तों करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है, ये चंद्र मिशन पर जाने वाली हैं कि मंगल मिशन पर जाने वाली हैं। ये भारतीय मूल की दोस्तों पहली महिला है जो उस मिशन पर जाने वाली हैं। उसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों, ऑप्शन में देके रखा हुआ है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। आप याद करके रखें, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि खिर्ज खां का शासनकाल कब से कब तक रहा। यह सवाल भी आज हमसे पूछ लिया गया। 1536 से 1540, 1414 से 1421, 1265 से 1286 या 1296 से 1316। दोस्तों, आपको नोट करके रखना है खिर्ज खां, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1414 से 1421। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन देके रखा था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1536 से 1540 है, आपको याद होगा रजिया सुल्तान, हमने कल भी डिस्कस किया था। रजिया सुल्तान यानी कि दोस्तों पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, आपको याद होगा। आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, 1536। और दोस्तों रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक रहा था, 1540। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1540 है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी को लेकर। 1265 से 1286, ये दोस्तों बलबन का शासनकाल है। किसका, बलबन का। आपको दोस्तों बता दें दिल्ली सल्तनत, आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल दिल्ली सल्तनत के पूछे जा रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता के 2 से 3 सवाल आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। इन दोनों टॉपिक को पकड़ कर जाएं, 5 से 6 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर डी को लेकर। 1296 से 1316, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल कब से कब तक का था, तो आपको ध्यान में रखना है 1296 से 1316। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन था। ऐसा भी सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक थे गयासुद्दीन बलबन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। अब आप कमेंट करके बताएं लोधी वंश के संस्थापक, हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है और आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है सवाल। अगर आपसे पूछा जाए पल्लव वंश, कौन सा, पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना सिंह विष्णु। कौन है, सिंह विष्णु। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन का श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं। ऐसा भी सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आप सब जानते हैं इंसुलिन का दोस्तों, इंसुलिन का श्रावण कौन करता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। साइंस का अच्छा सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। अब आपको कमेंट करके बताना है आमाशय, आमाशय, आमाशय में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लिख लें HCl।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं अम्लराज। ये भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, सुनते चलिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों विनेगर यानी कि दोस्तों सिरका, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और दोस्तों टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये 6 सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो दोस्तों आपको याद रखना है नागरिकता, नागरिकता का उल्लेख दोस्तों कौन से भाग में है? तो आपको याद होगा भाग नंबर 2। कौन सा भाग है? नागरिकता का उल्लेख है भाग नंबर 2। और दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के हैं? तो आपको याद होगा 5 से 11। इन दोस्तों सभी के अंदर नागरिकता का उल्लेख है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 11 आपका सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 14, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14 में है। अनुच्छेद 15 आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट कराया है। दोस्तों जो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? आपको याद होगा रोजगार के क्षेत्र में अवसर की स्वतंत्रता। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 16। दोस्तों उपाधियों का अंत किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 18। और दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21। और दोस्तों शोषण के विरुद्ध आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 23 और 24। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, इन सब क्लासेस को देखते चलिएगा। 100% आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर सवाल आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों असम में स्थित कार्बी आंगलोंग पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है? यह सवाल भी आज आपसे पूछा गया। पूर्वी हिमालय पठार के अंतर्गत, दक्षिणी हिमालय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी हिमालय पठार। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय पठार। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों असम की बात आई है तो असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। और दोस्तों अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी, कौन सा दोस्तों? IIT गुवाहाटी, इन्होंने एक कंप्यूटर विकसित किया है, उसका क्या नाम रखा? परम कामरूप। ये सवाल करंट अफेयर का अच्छा सवाल है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। और दोस्तों अंबुबाची का मेला, कौन सा? अंबुबाची का मेला, ये दोस्तों कहाँ पर लगता है? असम में लगता है। कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर, आपको याद होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और दोस्तों असम से आपको याद रखना है वांचुआ फेस्टिवल, कौन सा? वांचुआ फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया था? असम में। आई होप दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया था कि भारत का कितने % भाग पठारी क्षेत्र में आता है? 43%, 29%, 28%, 32%। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें से दोस्तों 28% भाग भारत का दोस्तों पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 43%, अगर आपसे पूछा था भारत का कितने % भाग मैदानी क्षेत्र के लिए आता है? मैदानी क्षेत्र कितना भाग मैदानी क्षेत्र का है? 43%। और पर्वतीय भाग दोस्तों कितना? 29%। और पठारी क्षेत्र 28%। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, इनको आप ध्यान में रखें। कमेंट करके बताएं भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर शायद किसी ने गलत किया होगा। कमेंट करके बताएं क्या यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि नहीं? आपको याद होगा मासिनराम चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। लेकिन दोस्तों इससे आपको क्या याद रखना है? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग।
मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और दोस्तों आपको याद होगा गारो, गारो खासी, गारो खासी जयंतियाँ, जयंतियाँ, ये दोस्तों पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये दोस्तों मेघालय में पाई जाती हैं। और आपसे सवाल पूछा गया है कि किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको याद रखना ये खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये सवाल आपके एसएससी ने कई बार पूछा है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। लद्दाख, दोस्तों आपको याद होगा हेमिस फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? लद्दाख। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? लद्दाख। और दोस्तों लद्दाख के वर्तमान में नए राज्यपाल कौन बने? वीडी मिश्रा, हमने कल भी डिस्कस किया था। और एक सवाल आपको याद रखना है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों बात करते हैं मथुरा। आपको दोस्तों ये ऑप्शन याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है मथुरा। मथुरा शहर में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर। ये सब ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा वाला बार बार पूछता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, सिंह विष्णु, बिंबिसार, दंतीदुर्ग। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक मैं आपको नोट कराने वाला हूँ, इनको आप नोट कर लें। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं सिंह विष्णु। अभी मैंने बताया आपको पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। बिंबिसार, ये कौन से वंश के संस्थापक है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और दोस्तों दंतीदुर्ग, ये है राष्ट्रकूट वंश। किसके? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। अब दोस्तों एक दो और महत्वपूर्ण है, वो भी आप लिख लें। अगर आपसे पूछा जाए चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयानंद, विजयानंद, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले जाए कुषाण वंश, कौन सा? कुषाण वंश, इसके संस्थापक हैं कड़फिसस। कौन है? कड़फिसस। और दोस्तों आपको याद होगा सैयद वंश। कौन सा दोस्तों? सैयद वंश, सैयद वंश। और इसके संस्थापक कौन है? तो आपको मैंने नोट कराया था खिर्ज खां। ये सवाल भी आप नोट कर लें, अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आई होप दोस्तों आपको सही से दिख रहा होगा। दोस्तों आपसे अगला सवाल पूछा गया कि स्पूत का आकार किस प्रकार का होता है? दोस्तों अब आपके ऑप्शन में दिया क्या था वो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन में गोलाकार या अर्धगोलाकार, अगर ये ऑप्शन में दे के रखे हैं तो इनमें से एक ना एक आपका सही जवाब हो जाएगा। स्पूत का आकार कैसा होता है, तो मैंने दोस्तों पूरा आपका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लगाया हुआ है। स्पूत का निर्माण योजना नीचे के एक गोलाकार आधार पर एक अर्धगोलाकार गुंबद बनाया जाता है। आपके ऑप्शन में या तो अर्धगोलाकार देके रखा होगा या गोलाकार देके रखा होगा। इनमें से अगर कोई सा भी ऑप्शन है तो वही आपका सही जवाब होगा, जिसे अंड कहा जाता है। और अंड के ऊपर एक और संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका छज्जे जैसी संरचना होती है। तो आपसे दोस्तों पूछ लेंगे हर्मिका क्या है, तो ये छज्जे जैसी संरचना है। अगली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है, जिसका निर्माण ईश्वर के आसन के रूप में किया जाता है। और हर्मिका के ऊपर एक सीधा खंभा होता है जिसे यष्टि कहते हैं। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, इनको आप नोट करें। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, इसको आप ध्यान में रखें। संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण भाग बता रहा हूँ, इनको आप नोट करें। अगर आपसे पूछा जाए भाग 1, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? भाग 1 में उल्लेख है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। भाग 2, इसमें दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है। किसका? नागरिकता का उल्लेख किसके अंदर है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 3, इसमें दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 4, इसमें क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों मौलिक अधिकार, ये सवाल अच्छा होगा। भाग 3, अगर आपसे पूछा जाए भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं? 12 से 35 तक के आर्टिकल दिए हुए हैं। और दोस्तों भाग 4 में क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक के हैं? 36 से 51। ये सब सवाल आप एक कॉपी में नोट कर लें, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बन रहे हैं। और एक दोस्तों आपको याद रखना, भाग 4A, इसमें क्या है? मौलिक
कर्तव्य। और दोस्तों आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 51 का, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए भाग 5 है, यानी कि संघ राज्य से संबंधित है, सबसे बड़ा भाग है भाग 5 है, इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक शामिल हैं। और दोस्तों 3 से 4 सवाल आपको और मैं बताता हूँ, वो भी आप नोट करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाग 9, इसमें किसका उल्लेख है? पंचायत। भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायत का उल्लेख है। भाग 9A, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? नगर पालिका, नगर पालिका। और दोस्तों भाग 9B, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? सहकारी समिति, सहकारी समिति, इसको आप लिख लेंगे। ये कुछ भाग हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमको ये 10 ही सवाल प्राप्त हो पाए पहली शिफ्ट में। आई होप दोस्तों आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों आप सभी से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आपका एग्जाम भविष्य में है, आप एग्जाम दे के आते हैं, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दोस्तों आप लिख सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे एक सटीक एनालिसिस आपको कराया जा सके और जो बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं उनकी मदद हो सके। उम्मीद करता हूं आप ये सब करने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा हुआ है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको दे दूंगा। वहां पर दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी डेली PDF मैं वहां पर अपडेट कर देता हूं। मिलते हैं आने वाले अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।